बच्चों की जब मैरिज होनी है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है, तो वो क्या है? मैरिज के लिए जो धनराशि इकट्ठा करते हैं उसे बेसिकली मैरिज प्लानिंग फंड बोला जाता है। हमें हमारा फंक्शन आना है, हमारा वो इवेंट आना है मैरिज का, तो हमारे पास एक अलग से धनराशि हो। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी तो 25 साल पड़े हैं, अभी तो 20 साल पड़े हैं, 5 साल का ही तो है, अभी प्लानिंग करके क्या करना है। राइट एसेट क्लास, ग्रोथ एसेट क्लास और तीसरा रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये तीनों फॉर्मूले मिलके हमें 1 करोड़ बना देंगे सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपये महीना जोड़ने पे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर आशीष गोयल जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम, आपको और D5 के दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग फंड की। चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग कैसे की जाए, उनके लिए कैसे फंड इकट्ठा किया जाए या कैसे फंड जमा कर सकते हैं हम। आज हम बात करेंगे मैरिज प्लानिंग की। उन्हीं बच्चों को बड़े होने पर उनकी मैरिज होनी है तो तब तक आप कैसे पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, उनके लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे। आशीष जी, सबसे पहले ये बताइए कि बच्चों की जब मैरिज होनी है तो उसके लिए प्लानिंग की जाती है, तो वो क्या है? जी मैम, मैरिज प्लानिंग बेसिकली एक बहुत कॉमन वर्ड है कि हम बच्चों की मैरिज के लिए जो धनराशि इकट्ठा करते हैं उसे बेसिकली मैरिज प्लानिंग फंड बोला जाता है। तो जैसे कि बच्चों की मैरिज के लिए हमें गोल्ड इकट्ठा करना है, उस टाइम गिफ्ट्स के लिए हमें पैसा इकट्ठा करना है, और लेट्स से हमें उसके लिए मैरिज पैलेसेस बुक कराने हैं, लाइटिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, दोस्तों का ठहरने का, पार्टी का अरेंजमेंट। तो ये सारे जो हमारे खर्चे होते हैं, जो 2 से 3 दिन में हमारे ये पूरा इवेंट रहता है, जो फंक्शन रहता है, तो उस पर बहुत एक बड़ा अमाउंट खर्चा आता है, ताकि हमें अपनी सोसाइटी में दिखाना भी होता है कि हम कितना अपने बच्चों पे लगा रहे हैं, अब कितना केयर करते हैं। तो वो उस सारे फंड को हम मैरिज प्लानिंग फंड के अंदर लिया जाता है, ताकि हम उस टाइम पे हमें कैश क्रंच महसूस ना हो, या अगर हमारा उस टाइम पे बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो हम अपने मैरिज प्लानिंग फंड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से बिजनेस से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा ही जॉब में है या कहीं ऐसी जगह पे हमने डाला पैसा कि जैसे येस बैंक जैसे में रखा हुआ, तो उसमें क्या होगा कि उस दिन उस बैंक को लेट से कि RBI ने 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बंद कर दिया। तो ऐसा क्या है कि हम जब हमें हमारा फंक्शन आना है, हमारा वो इवेंट आना है मैरिज का, तो हमारे पास एक अलग से धनराशि हो ये कहीं पे भी सकता है, बट हमें अलग अलग जगह पे कुछ फंड मैनेज करके रखने चाहिए, ताकि हमारे वो इवेंट के दौरान वो काम आ सके। तो ये सारे पैसे को इकट्ठा करके रखने का एक जो सिस्टम है उसे बोलते हैं मैरिज प्लानिंग फंड। इसकी ज़्यादा ज़रूरत क्यों महसूस होती है? मैम, टाइम जैसे जैसे बदलता रहता है वैसे वैसे हमारी नीड्स, और जैसे अब ये बात करें कि अगर लाइफ है तो चेंज तो आना ही आना है। तो मैरिजेस में क्या है, एक ट्रेंड चेंज होता रहता है। जैसे आप देखते होंगे कि पहले मैरिजेस क्या होती थी कि गली में हम टेंट लगाते थे, हो जाता था, एक घर में छोटा फंक्शन किया और बाकी बारात लेके चले गए, और वहाँ पे भी छोटे किसी हॉल में मैरिज हो जाती थी। कोई मंदिर है या कोई सत्संग हॉल है या कुछ है, बट थोड़ी देर में ट्रेंड चेंज हुआ, पैलेसेस का टाइम आया। अभी क्या है, बड़े बड़े पैलेसेस बुक होने लग गए हैं। और हमें अभी पिछले ही साल में किसी एक मैरिज में गया तो वहाँ पे मुझे कुछ स्टॉल्स सिर्फ 2 मिले, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं कहाँ पे आ गया। तो मतलब आज ट्रेंड क्या है कि लोग मैरिजेस में वो स्टॉल्स खाने आते हैं, तो हमें स्टॉल्स भी उतने भर के लगाने हैं, लाइटिंग भी पूरा करना है, फ्लावर अरेंजमेंट भी करना है, जो एक ट्रेंड बन चुका है। तो ऐसे नहीं है कि जिस ट्रेंड में आज हम जी रहे हैं वो ट्रेंड आगे भी 20 साल बाद भी रहेगा। लेट से बच्चा आज पैदा हुआ हमारे घर, तो 20 साल बाद, 25 साल बाद उसका मैरिज करना है तो यही वाला ट्रेंड चलेगा। आजकल थीम वेडिंग्स चल पड़ी हैं कि आउट लोकेशन पे जाके सिर्फ 100-200 लोग इकट्ठे बुलाने हैं, क्लोज फैमिली के 1000-2000 बंदे नहीं इकट्ठे करने हैं। तो उसकी वजह से हमें खर्चा ज़्यादा देना पड़ेगा, या उस टाइम पे उस चीज़ का खर्चा एक डिफरेंट उसमें होगा कि अमाउंट में होगा। तो उसके लिए प्लानिंग हमें शुरू करना है। तो इसके लिए नीड क्या है कि जो भी उस टाइम का ट्रेंड हो, हम अपने बच्चे को वो ट्रेंड पे शादी करा सकें।
जैसे आजकल के टाइम में क्या है, ऑटोमेटेड ट्रॉली में बंदा, जैसे वो नेहा कक्कड़ की उसमें शादी में आया, वो पीछे से एक कार्ट पे बैठ के आई, तो ये सब चीज़ें बच्चे हमारे फॉलो करते हैं और वैसा ही चाहते हैं अपनी मैरिजेस में करना। और हमारे जैसे पिछले वीडियो में भी हमारा बात हुआ कि हमारे थोड़े एक एक दो दो बच्चे हैं, तो हम उनको बेस्ट चीज़ें देना चाहते हैं। तो नीड क्या है कि हमारे पास जो आने वाले ट्रेंड को हम अपने पॉकेट में रख सकें, अपने आने वाले ट्रेंड के मुताबिक हम अपने बच्चे की शादी कर सकें, इसलिए इसकी नीड है कि आज से हमें शुरू करना है। मैरिज फंड प्लानिंग कब से शुरू कर देनी चाहिए, इसका राइट टाइम क्या है? मैम, इसका राइट टाइम तो यही कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर में बच्चे का आगमन हुआ, बच्चा पैदा हुआ, तो उस दिन से हमें पता है कि ये 25 साल का, 26 साल का या 28 साल का हो जाएगा, तो हमें उसकी मैरिज करनी है। ये तो डे 1 से क्लियर हो गया। और जितनी भी देर हम डिले करते जाएंगे वो हमारा लिए टाइम कम होता जाएगा। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, अभी तो 25 साल पड़े हैं, अभी तो 20 साल पड़े हैं, 5 साल का ही तो है, अभी प्लानिंग करके क्या करना है, या अभी कर लेंगे शुरू, मैंने एक छोटा LIC करा दिया है, बाद में और देख लूँगा। बट ये बिल्कुल गलत धारणाएं हैं। हमें जब बच्चा घर में आ जाए, पैदा हो, उसी समय एक प्लानिंग करना है कि क्या हमारी फैमिली के अकॉर्डिंगली क्या स्टेटस है हमारा, हम कितना मैरिजेस में खर्च करते हैं, और 25-30 साल बाद ये खर्चा क्या हो जाने वाला है। एक नॉर्मल बाज़ार में अगर महंगाई की बात करें तो मैरिज में जो खर्चे होते हैं वो 6 या 7% से बढ़ते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, कपड़े हो गए, गिफ्ट्स हो गए, फर्नीचर हो गया, तो ये सारी चीज़ें पिछले 25 से 30 साल में 6 से 7% की दर से बढ़ रहे हैं। तो हमें उसी के अकॉर्डिंगली लगाना चाहिए कि ये कितना खर्च हो जाएगा 25 साल बाद, और उसकी प्लानिंग डे 1 से मैं कहूँगा कि पहले महीने से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। क्यों? इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज हमें ज़्यादा मिलेगा और हमें अपनी जेब से पैसा कम निकालना पड़ेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा हमें पैसा ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा, अपनी जेब से पैसा ज़्यादा निकाल के सेव करना पड़ेगा। इसका कोई एक एग्जाम्पल दे करके क्लियर कीजिए। एग्जाम्पल एक आज के टाइम में अगर हम किसी से बात करते हैं पेरेंट्स से कि क्या खर्चा आएगा, अगर आपका बच्चा आज 25 साल का है तो आप क्या खर्चा करेंगे, तो कोई 15 लाख बोलता है, कोई 20 लाख, कोई 25 लाख। तो अगर हम एक एवरेज लें कि 20 से 25 लाख रुपए एक एजुकेशन में खर्चा आता है, एक मैरिज में खर्चा आता है, तो उसमें हम 6% से उसको बढ़ा के देखते हैं अगले 25 साल में, तो वो 1 करोड़ के आसपास का अमाउंट बनता है कि आज का खर्चा 20 लाख और 6% की महंगाई के साथ वो खर्चा अगले 25 साल में 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। तो 1 करोड़ को अगर हमने इकट्ठा करना है अगले 25 साल में, जब तक हमारा बच्चा एक अडल्ट नहीं बन जाता, तो तब तक उसके लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे पिछले इंटरव्यू में चाइल्ड एजुकेशन पे बात हुआ था कि FD है, RD है, PPF है, और हमारे पास सुकन्या समृद्धि स्कीम है, म्यूचुअल फंड्स हैं। तो उसका 1 करोड़ का इकट्ठे करने का, अगर हमारे पास बैंक में FD कर रहे हैं 6% पे, तो हमें 15,000 रुपये महीना देना पड़ेगा। और अगर हम 8% पे कर रहे हैं तो 11,000 रुपये महीना, 10% पे 8,000 रुपये, 12% पे जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट में अगर हमें रिटर्न मिलता है, हमें अच्छा लगता है वो करना, तो वहाँ पे 6,000 रुपये, और 15% पे जो कि बहुत ही अच्छा एक रेट ऑफ रिटर्न है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये महीना से हम अपने बच्चे के लिए 1 करोड़ की राशि इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि उसका जो विवाह है वो धूमधाम से हो सके। तो इस वजह से हमें मार्केट लिंक में ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत बढ़िया टाइम है। हमारे पास 25 साल हैं, मोटा मोटा कह सकते हैं कि हमारे पास 300 महीने हैं 25 साल में, जिसके लिए हम मंथली सेविंग कर सकते हैं। उस मंथली सेविंग में हमारे पास 3,000 रुपये महीना देंगे तो हमारे पास 1 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। और अगर आपका रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप FD RD में भी जा सकते हो, बट वहाँ पे आपको 12 से 15,000 उसी 1 करोड़ को इकट्ठा करने के लिए लगेंगे। तो हमें जल्दी से जल्द स्टार्ट करना चाहिए। इसे प्लान करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका बहुत सारे इंटरनेट वीडियोस में हमें मिल जाता है, बहुत सारी साइट्स पे मिल जाता है, बट आप सिंपल समझिए कि इसको अगर मैं
मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है कि एक तो अभी जैसे आपसे डिस्कस हुआ कि स्टार्ट अर्ली, जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करना चाहिए ताकि हमारे पास लंबा समय हो। जो आज हम पैसा डालेंगे वो बच्चे के जन्म पे, वो अगले 25 साल तक उस प्रोडक्ट में रहेगा और उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम बिल्कुल कम समझते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़ी एक लाइन भी बनी हुई है कि जो इसको समझ गया वो इससे फ़ायदा उठा गया और जिसने इसको नहीं समझा वो दूसरों का फ़ायदा करा के जाता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर, ये 8वां अजूबा है जो हमें पैसा बना के देता है। अगर आप पैसा किसी भी फील्ड में डालोगे जहाँ पे बच्चा आपका 5 साल का है तो वो 20 साल रहेगा उसमें। अगर आप बच्चा 10 साल में डालते हो तो 15 साल रहेगा। लेकिन अगर आपने पहले ही साल जब वो पैदा हुआ तभी डाल दिया तो आपका वो पैसा 25 साल मल्टीप्लाई होगा, जिससे आपका पैसा बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इसलिए पहला इसमें आप समझिए कि हमें स्टार्ट अर्ली करना है, जल्द से जल्द स्टार्ट करना है। दूसरा, इसको कहाँ लगाना है, कौन सी एसेट क्लास में लगाना है। एसेट क्लास मतलब जैसे हम बात करते हैं एफडी की, पीपीएफ की, म्यूचुअल फंड की, शेयर मार्केट की, तो ये कौन सी जगह पे लगना चाहिए वो हमें बड़ा ध्यानपूर्वक देखना है। एसेट क्लास का मतलब होता है कौन सी जगह पे आपको लगाना है। तो हमारे पास एक 2 डिफरेंट एसेट क्लास हैं। एक को हम बोलते हैं इनकम एसेट क्लास। इनकम एसेट क्लास जहां पे हमें ब्याज लिख के मिलता है, जैसे पीपीएफ हो गया, आरडी हो गई बैंक की, पोस्ट ऑफिस की आरडी हो गई, एफडी हो गया बैंक का, इंश्योरेंस में हमें पक्का पता चल जाता है कि कितना ब्याज मिलेगा। तो ये सारे इनकम एसेट क्लास हैं जहां पे रिटर्न बहुत सीमित रहता है। लेकिन दूसरी जगह हमारे पास ऐसे एसेट क्लास हैं, ग्रोथ एसेट क्लास, जहां पे हमें ब्याज लिख के नहीं मिलता। म्यूचुअल फंड में कभी हमें ब्याज लिख के नहीं मिलता, शेयर मार्केट में नहीं मिलता, प्रॉपर्टी में नहीं मिलता, गोल्ड में नहीं मिलता। तो ऐसी एसेट क्लास हैं जहां पे ब्याज लिखा हुआ नहीं आता है। बट वो कौन सी एसेट क्लास होती है? ग्रोथ एसेट क्लास। तो हमें हमेशा पैसा ग्रोथ एसेट क्लास में लगाना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला है इसको बनाने का, मैरिज फंड को। तो तीसरा, हमें जो इन्वेस्टमेंट करना है वो रेगुलरली करना है, हमेशा करना है और अगले 25 साल तक थोड़ा थोड़ा करते रहना है। उस रेगुलरली का फ़ायदा क्या होगा कि हमें 2 फायदे मिलेंगे। एक तो है डिसिप्लिन, हमारे रोज़मर्रा के एक्सपेंस में हमारे पास एक हमारा डिसिप्लिन बनेगा कि हमें इतनी रकम जोड़नी ही जोड़नी है। दूसरा, लंबे समय तक चलेंगे तो हम पेशेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते रहेंगे। और हमारा जो नेचर का लॉ है वो भी यही है कि हमें इनकम मंथली मिलता है, हमारे खर्चे मंथली हैं, इसलिए हम सेविंग्स भी मंथली करें। जब हम ये चीज़ें नहीं करते हैं तो वो हमारा फॉर्मूला ख़राब हो जाता है। इसलिए तीसरा फॉर्मूला रहेगा डिसिप्लिन, रेगुलर इन्वेस्टमेंट, जो कि बहुत फ़ायदा देता है। क्योंकि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, अगर हम ग्रोथ एसेट क्लास में लगा रहे हैं तो उसमें हमें वो फ़ायदा देता है। तो ये 3 हैं कारण, स्टार्ट अर्ली, राइट एसेट क्लास, ग्रोथ एसेट क्लास, और तीसरा रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स। तो ये तीनों फॉर्मूले मिलके हमें 1 करोड़ बना देंगे सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपये महीना जोड़ने पे। अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, पेरेंट्स अगर नहीं रहते हैं, तो क्या ये फंड इजीली निकल सकता है? फंड में नॉमिनी होता है, जैसे हमने पिछले इंटरव्यू में बात किया चाइल्ड फंड में, ऐसे ही मैरिज फंड में भी हमारे नॉमिनीज होते हैं। फैमिली में अगर फादर ने अपने नाम पे कराया हुआ है तो मदर के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाता है वो फंड, और अगर दोनों के साथ कुछ हो जाता है तो फिर दूसरे नेचुरल गार्डियंस जैसे ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके नाम पे ये पैसा शिफ्ट हो जाता है। क्या इसको निकलवाने का कोई एक टाइम पीरियड है कि इस टाइम पीरियड के बाद ही आप निकाल सकते हैं, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ है? मैम, ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया पूछा। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, अगर हम ग्रोथ एसेट क्लास में हैं तो हमें अपने जब हम बच्चे के लिए मैरिज के लिए सोचना शुरू कर दें तो हमें थोड़ा सा उस फंड से हमेशा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाना चाहिए, ताकि ऐसे ना हो कि एकदम मैरिज आ गया और हम पूरा मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और वो वहाँ से मार्केट नीचे क्रैश कर जाए। तो 2-3 साल पहले जब हम बच्चे के लिए मैरिज का देखना शुरू कर देते हैं मैच, तो हमें थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट से बाहर निकाल लेना चाहिए। और दूसरा क्या है कि अगर हम प्रॉपर्टी में सोच रहे हैं कि हमने प्रॉपर्टी लिया हुआ है और प्रॉपर्टी को विड्रॉ कर लेंगे,
तो बहुत बार देखने में आया है कि प्रॉपर्टी एकदम से सेल नहीं होता है, तो प्रॉपर्टी से हम 4 से 5 साल पहले निकाल लें, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का टाइम पीरियड रहता है कभी टाइम पे बिकता नहीं है, और अगर ज़रूरत हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बिकता, और यहाँ फिर राइट प्राइस नहीं मिलता। तो इसलिए प्रॉपर्टी में से हम 5 से 6 साल पहले निकल जाएं, जब भी हम एजुकेशन का प्लान, मैरिज का प्लान कर रहे हैं, तो हमें वो फ़ायदा देगा। आशीष जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को। धन्यवाद मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।